चलो देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं रासो साहित्य, यानी आदिकाल। और आदिकाल में हम लोग पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। तो अगर बात किया जाए रासो साहित्य का, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था विसल देव रासो के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। तो कल विसल देव रासो कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। क्या कहानी थी, उसको कितने भागों में बांटा गया था विसल देव रासो को? विसल देवरासो को कितने भागों में बांटा गया था? तो चार भागों की कहानी थी। पहला खंड में जो है विसल देवरासो और राजमती की शादी होती है। अगर दूसरे खंड की बात करें तो दूसरे खंड में जो राजमती है विसल देव को क्या करती है, तंज कसती है, व्यंग मारती है, कमेंट करती है, जिसको उनको बहुत उनके बातों से क्या हुआ, दुख होते हुए क्या कर दिए, वो घर को त्याग देते हैं। और तीसरे खंड में ये अगर बात की जाए तीसरे खंड की, तो ये कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा। कहाँ पे चले जाते हैं, उड़ीसा। दूसरे खंड में ही। और तीसरे खंड में राजमती का वियोग का वर्णन है। जब ये उड़ीसा चले जाते हैं, तो जब ये चले जाते हैं तो इनको बहुत ही अफसोस होता है कि इनके बातों के कारण या गलत कमेंट के कारण ये छोड़कर कहाँ चले गए थे, उड़ीसा। तो इनको बहुत अफसोस होता है, उसमें दुख होता है, इनके आंसू बहते हैं साल भर। क्या होते हैं, दुखों में ही निकल जाते हैं। इसको 12 मासा भी बोला गया। क्या बोला गया है, 12 मासा। ठीक, यानी 12 मास वो रोते हुए निकल गए उनके राजमती के। तो राजमती का वियोग वर्णन है। और चौथे में इनकी घर में वापसी होती है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर बात की जाए पृथ्वीराज रासो, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसके लेखक कौन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में हर एक एग्जाम में ये पेपर आता है। तो चंद्र बरदाई कौन है, चंद्र बरदाई इनके क्या है, लेखक है। चंद्र बरदाई इनका क्या है, लेखक है। अगर बात की जाए चंद्र बरदाई या चंद्र बरदाई इनको बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे चंद्र बरदाई तो कहीं पे चंद्र बरदाई भी लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेखक का नाम तो हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ये कब का घटना है, यानी जो पृथ्वीराज रासो की कहानी है ये कब लिखा गया था। तो समय की अगर बात किया जाए, रचना काल जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, तो अगर पृथ्वीराज रासो की बात किया जाए कि ये कब लिखा था चंद्रबरदाई ने, तो 1166, सॉरी 1168 ईस्वी। 66 नहीं है, 1168 ईस्वी है। ठीक, अगर बात किया जाए, यहाँ तक हो जाएगा तो बताना। अगर इसमें बात की जाए रस कैसा है, तो रस है वीर रस। कैसा रस है, वीर रस है। अब आगे बढ़ते हुए चले, तो अगर बात की जाए कि काव्य कैसा है, यानी काव्य का रूप क्या है, प्रबंध काव्य है या लघु काव्य है या फिर महाकाव्य है, तो इसमें प्रबंध काव्य है। ये प्रबंध काव्य है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अगर बात की जाए इसमें छंदों की संख्या कितनी है, इसमें कितने छंद हैं पृथ्वीराज रासो में, तो इसमें छंदों की संख्या है 68। कितना है, 68 है। ठीक, अगर कुल छंद की बात करिए, ये विविध छंद है, ये विविध छंद। टोटल छंद की बात की जाए, कुल छंद, तो 1300 है। ठीक, हाँ 1300 छंद है, कुल छंद 1300 है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्या इसमें नई बात है किसमें, पृथ्वीराज रासो। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। सबसे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो नोट डाल के लिख लो, 2000 का नोट फट से, कि
हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का क्या है, पहला महाकाव्य है। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के पहले कवि, हिंदी के पहले महाकवि कौन है? हाँ, तो हिंदी के पहले महाकवि जो है उनका नाम है चंद्रबरदाई। ठीक, और ये चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज रासो के क्या थे, ये तो पृथ्वीराज के क्या थे, दोस्त थे, क्या थे, दोस्त। ठीक, कहानी इनको जब पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे ये कैसे कैसे ये कहानी आगे बढ़ी है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तो हम लोग जान दिए कि लेखक कौन है, कब लिखा गया था, काव्य का स्वरूप क्या है, छंद क्या है। अब हमको सबसे अब उसके बाद हमें जानना है कि इसमें नायक कौन है और नायिका कौन है, क्योंकि कोई भी कहानी जब तक नायक ना हो, नायिका ना हो, कहानी पूरी नहीं होती है, और उसमें विलन ना हो तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक, तो अगर बात की जाए इसमें नायक, तो नायक इसमें कौन थे? इसमें नायक है पृथ्वीराज चौहान। नाम सुना होगा किसी ने, पृथ्वीराज चौहान ये नायक थे। ठीक है, ये चौहान वंश के थे, किसके थे, चौहान वंश के। इनका अन्य नाम, पृथ्वीराज चौहान को अन्य नाम था धीरोदत्त नायक। क्या अन्य नाम था? धीरोदत्त नायक। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात किया जाए तो एक तो पृथ्वीराज चौहान का नाम था, लेकिन अन्य नाम की अगर बात किया जाए यानी दूसरा नाम, तो धीरोदत्त नायक नाम था। ठीक, अब जब नायक पता चल गया तो नायिका चाहिए चाहिए, नहीं मिलेगी नायिका इनको तो क्या करेंगे, किसी और की नायिका को उठा लेंगे। हाँ, उठाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। यानी नायिका खोजेंगे ना अपने, तो इनकी जो नायिका है, उनकी नायिका, इनकी नायिका का नाम क्या है, तो ये संयोगिता नाम है। क्या नाम है? संयोगिता। तो कनौज के राजा जयचंद्र की पुत्री, कनौज के राजा जय चंद्र की पुत्री संयोगिता। कौन है संयोगिता? यही क्या है, फिल्म की नायक, नायिका है। नायक तो कौन है? धीरोदत्त या फिर पृथ्वीराज चौहान नायक है। और पृथ्वीराज चौहान जो है किसके हैं, तो अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र हैं। ये जो पृथ्वीराज चौहान है किसके पुत्र है? अजमेर के राजा अजमेर के राजा किसके? सोमेश्वर के पुत्र। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसके पुत्र हैं? तो अजमेर के जो राजा है सोमेश्वर, उनके पुत्र है। ठीक है, तो नायक पता चल गया, नायिका पता चल गई। तो अगर बात की जाए ये कहानी किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की है, जिसमें नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, और नायिका कौन होंगी? संयोगिता होगी। ठीक, तो कहानी बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन सिंपल सी है नहीं, बहुत ही मुश्किल
का मुश्किलों का सामना करते हुए ये अपने संयोगिता को पाए हैं। संयोगिता को पाने के लिए इनको बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ी है, तब जाके संयोगिता को पाए हैं। ठीक। तो चंद्रवरजाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी पृथ्वीराज चौहान के बचपन का क्या था, दोस्त था। तो कहानी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या कहानी है इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे फिर। ठीक है जी। अगर हो जाएगा तो बता देना लोग। हम्म। हो गया। हो गया। तो कहानी है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। ठीक। तो इसमें अगर बात किया जाए तो पृथ्वी जो संयोगिता है और जो इसके पिताजी हैं, और कहानी में नायक और नायिका के साथ अगर विलन ना हो तो कहानी अधूरी ही रहती है, तो कहानी पूरी नहीं होती है। तो इसमें नायिका कौन, नायक, अगर विलन की बात किया जाए तो इसमें विलन कौन थे, तो संयोगिता के पिताजी और लड़की के पिताजी हमेशा ही क्या रहते हैं, विद्रोही रहेंगे या फिर विलन ही रहते हैं। ठीक है। ये आज नहीं, ये पहले भी सच था और आज भी सच है। विलन कौन निकलेगा, लड़की के पिताजी निकलेंगे। सब लोग राजी हो जाएगा तो लड़की के पिताजी कहेंगे नहीं नहीं, पसंद नहीं है, जब भी शादी होगा हमारे हिसाब से या हमारे पसंद से होगा। ठीक। तो यही कहानी है किसका, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की। सब लोग तैयार थे लेकिन लड़की के जो पिताजी थे जयचंद, कौन थे, जयचंद बोले कि ना भैया, हम नहीं तैयार हैं, हम शादी नहीं होने देंगे अपनी पुत्री का। किसके साथ, पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन संयोगिता भी जिद्दी थी। क्या थी, लड़की भी जिद्दी थी कि होगा तो उसी के पास, नहीं तो कहीं नहीं होगा, चाहे जो करना है आप कर लीजिए। ठीक है। तो हुआ यूं कि अब जिद्दी है और शादी कर रहे हैं किससे, तो जब घर वालों को पता चल जाता है तो 10 साल बाद जो भी होने होता है वो 10 महीना या छोड़ो 10 दिन बाद फट फट सेट करके निपटा दिया जाता है। तो इनका भी यही स्थिति था, संयोगिता का भी। अब इनके जो पिताजी है जयचंद, पहले के जमाना में क्या चलता था, तो पहले के जमाना में चलता स्वयंवर। स्वयंवर। ठीक है। स्वयंवर का मतलब ये होता है खुद से वर चुनने का अधिकार। वर मतलब होता है दूल्हा। ठीक। ठीक। तो खुद से अपने जिसको तुम पसंद करना चाहते हो उसको क्या कर चुनकर शादी कर सकते थे। तो ये जयचंद ने स्वयंवर रचाया था, किसके लिए, संयोगिता का। तो या जब स्वयंवर रचाया ताकि कोई भी राजा अगर ये पसंद कर ले तो उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, शादी करा दिया जाएगा। तब तक ये जैसे इसको पता चला संयोगिता को कि मेरी स्वयंवर होने वाली है, तो ये पसंद करती थी किसको, संयोगिता पसंद कर पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी और इसकी शादी किसी और के साथ हो रही थी। तो कहानी बहुत क्या बोलते हैं, मुश्किल दौर पे पहुंच गई थी कि अब तो क्या होगा, अब शादी होगा कि नहीं होगा। तो ये अपना एक संदेश पहुंचाती है, संदेश भिजवाती है किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास कि भैया देख लो मेरी शादी फिक्स हो गई है, मेरा स्वयंवर, अरे वही जो भी है। तो क्या है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, अब तुम क्या करो, जल्दी से जल्दी अपना घोड़ा बारात चाहे जो भी है डोली उन्हें लेकर आ जाओ, नहीं तो अगर शादी नहीं हुआ तो फिर टाटा बाय बाय, अब हम चले चले ऐसे जगह पे जब दोबारा आपका भी मुलाकात नहीं होगी। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान बोले कि ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग राजा है, इतना छोटा मोटा बात के लिए डरने की कोई बात नहीं, हम शादी तुमसे ही करेंगे। लेकिन समस्या ये था कि तुम लड़के के घर में जाओगे और क्या करो, एकदम मजदूरी करके शादी कर लो, ये भी आसान काम नहीं है। वो भी राजा के घर में, हाँ वो भी तो राजा था, हाँ कनौज का राजा था। ठीक। तो कनौज जो यूपी में पड़ता है, ठीक है जी। तो कनौज का राजा था ये कौन, जयचंद। अब शादी तो होने वाली नहीं रही और लेकिन ये शादी करने के लिए तैयार थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या बोला था कि देखो संयोगिता, तुम स्वयंवर में आना, क्या करना, स्वयंवर में आना, और स्वयंवर में हर एक जगह के राजा क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। तो राजा जो आए होंगे
उससे डरना नहीं है। हम जो है ना, जो गेट पे नहीं लोग दरबार लेकर ऐसे भाला लेके खड़ा रहते हैं, वहीं पे एक पुतले में खड़े रहेंगे। ठीक। अब दिमाग कहीं कहीं पे क्या किया जाता है, दिमाग का प्रयोग किया जाता है। बोला जाता है ना कि एक छोटी से छोटी चीज को भी एक सुई से हल किया जा सकता है। तुम बड़ा सा लेकर होल करोगे, छेनी से नहीं होगा, लेकिन सुई से काम बन जाता है। तो यहाँ पे दिमाग का प्रयोग किए थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। बोले क्या करना कि एक गेट के जो बाहर पुतला लगा रहता है, जहां से हम लोग एंट्री करते हैं लोग, वहीं पे एक पुतले में हम मौजूद रहेंगे। और जो स्वयंवर लगा रहेगा राजा के दरबार में, ऐसे लाइन से लोग बैठे रहेंगे। और एक टाइम आएगा कि गेट जहां से स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक आना, फट से मेरे गले में तुम जो हार है वो पहना देना। क्या कर देना, जब पहना दोगी तो ये कंफर्म हो गया कि इसने पसंद कर लिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को। सभी के नजरों में दिखाई दे देगा। अब वहां से हम संभाल लेंगे मोर्चा। ठीक। फट से ये आई, एक एक कर सब लोग लाइन में लगे थे, किसी का अब सोच रही थी कि अब इसको डालेंगे, अब किसको डालेंगे, माला माला लास्ट में जाकर पुतले को डाल दे। और पुतले में कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की जो तलवारें थी बहुत खतरनाक थी। हाँ, काटने छुटने में देरी नहीं करती थी। तो वहां से पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठे, संयोगिता को उठाए और सीधे अजमेर। कहाँ पे, अजमेर। और शादी इस तरह से किसकी हो गई, संयोगिता की। लेकिन जब हो जाएगी तो जो लड़की के पिताजी है शांति से रहेंगे, नहीं कभी भी नहीं देंगे ना। बहुत धोखा दिया है, इसका बदला जरूर लेंगे। तो कहानी इसके आगे जब बढ़ते हुए चलती है, तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि पृथ्वीराज चौहान का किसी दूसरे राजा के साथ क्या हो गया, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर जब झगड़ा होता है तो पृथ्वीराज चौहान बहुत नुकसान होता है, बहुत क्षति पहुंची है। तो उस अगर बात किया जाए तो जब नुकसान पहुंच जाता है पृथ्वीराज चौहान को, तो ये जयचंद बोलता है कि आप क्या करो, हम चलो जो हुआ सो हुआ, गलती गलती सही माफ। हम हो तो तुम मेरी लड़की की क्या पति ही हो, यानी हस्बैंड ही हो। चलो हम तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ चलो, हमारी सेना तुम्हारे साथ मिल जाएगी, तुम्हारी सेना के साथ मिल जाएगी, और दोनों मिलकर उसको क्या करेंगे, हरा देंगे, पराजित कर देंगे। लेकिन कभी दुश्मन पर भरोसा कर लेना, कभी दोस्त पर भरोसा मत करना, ये कहा जाता है। ठीक है। भले ही लोग लगे बुरा बात बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि दुश्मन पर भरोसा करोगे चल जाएगा, दोस्त पे करोगे फंस जाओगे। क्या रीजन क्या है कि दुश्मन जो बोलेगा एकदम सटीक बोलेगा, क्योंकि उसको बदला लेना है। या दोस्त वाला तो हाँ, पीठ पीछे वार करते हैं। ठीक। तो पीठ पीछे वार करने से अच्छा है, इससे बचना है तो क्या करो, भरोसा करना छोड़ दो। नहीं तो ऐसे जगह पर टूटोगे जहां से जोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। तो भरोसा तो कर लिया आंख बंद करके, कौन, पृथ्वीराज रास पृथ्वीराज ऐसे बोल रहे, पृथ्वीराज चौहान किस पे, जयचंद पे। और जयचंद बुलाया एक गुफा में, गुफा मतलब एक पहाड़ी के पास, और बोला कि हमारी सेना यही मिलेगी। क्या करेगी, यही मिलेगी। ठीक है। और जैसे ही यहाँ इनकी सेना आई, यहाँ पे तो पहले से ये मिल गया था किसके साथ, जो इनके दुश्मन थे, पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन, उनके साथ जयचंद जाकर मिल गया था। बहुत हमारे बेटी के साथ शादी कर रहा है, इसका हिसाब किताब हम कर देंगे। ठीक। तो ये इसके साथ मिल गया था, और इसकी सेना आकर क्या करा दी, इसको कैद कर दी, मतलब कि कब्जा कर लिया। अब जहां पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जाहिर सी बात है उसकी राज चलेगा। तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। क्या कर लिया गया, कैद करके जेल में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया, जेल में। लेकिन इनकी एक बात ये भी मानना पड़ेगा कि जब जेल में डाल दिया गया तो इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई। यातनाएं का मतलब बहुत सारा कष्ट। हाँ, बहुत ज्यादा मारा गया, पीटा गया। यहाँ तक कि इनके आंख को गर्म सरिये से गर्म करके क्या कर दिया, आंख तक को निकाल दिया गया, तो एकदम अंधे कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, एकदम अधमरा टाइप से कर दिया गया। ये बात जैसे इनको पता चला, किसको, चंद्रवरदाई को, कि हमारे दोस्त की हालत ऐसी कर दी है, एकदम निर्मम हत्या टाइप के, मतलब वो जी रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि मर जाते तो बेहतर था। जीना बहुत उनके लिए क्या था, दुखदायी था। पर डे टॉर्चर किया जाता था, फिर भी ये अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। ठीक। तो ये जब चंद्र बदाई को पता चला कि हमारे दोस्त को ऐसे नुकसान हुआ है, तो ये चंद्र बदाई क्या किए, एक क्या बोलते हैं, भेष बदल कर कहाँ पे गए, जहां पे कैद हुए थे ये,
चौहान वहां पे फेस बदल कर गए, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान की एक खास बात है कि वो शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। अब शब्द वेदी बाण क्या होता है? तो किसी की आवाज सुनकर वो बाण चला दोगे तो उसको लग जाएगा। जैसे कि अगर कोई रामायण वगैरह देखा होगा तो राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया था, किस पे? श्रवण कुमार पे, ठीक है। उनको लगा था, घैली जब पानी भर रहे थे तो उनको लगा था कि कोई शायद हाथी वगैरह है या शेर, जो भी जंगली जानवर, हाँ जंगली जानवर समझ के उसको चलाए थे। लेकिन वो थे कौन? श्रवण कुमार, ठीक। तो हाँ, जिनके माँ बाप अंधे थे। तो ऐसे ही ये शब्द वेदी बाण ये भी चलाने जानते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वी नहीं, पृथ्वीराज चौहान चलाना जानते थे, ठीक। क्यों? और ये चंद्रभद्र को कैसे पता था? क्योंकि चंद्रभद्र इनके दोस्त थे, ठीक। अब हाँ, तो चंद्रभद्र उनके दरबार में चला गया। अब जाकर बोले कि भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे एक दरबार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आंख बंद करके किसी पे बाण चलाए तो उसको लग जाता है। तो वहां का राजा बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसा है जो चला दोगे तो क्या कर जाएगा? उसको लग जाएगा, ठीक है। तो ये बोला कि ऐसा अगर है तो हम इसका नाम डालते हैं। वो उन्होंने बताया कि एक किसी को तुमने कैद किया है, नाम नहीं धर के, तुमने किसी व्यक्ति को कैद किया, नाम नहीं धर के, ताकि इसको शक ना हो जाए कि ये इसका दोस्त है, ठीक। क्योंकि दुश्मन के गढ़ में गए, हाँ, जब उसका आंख निकाल सकते हैं तो इसका तो क्या ही निकाल लेंगे, कोई ठीक नहीं है। तो ये शक ना हो, इसकी वजह से बोले कि एक व्यक्ति को तुमने कैद किया है, मैंने उसके बारे में सुनना है कि वो क्या करता है, आंख बंद करके भी किसी को मार सकता है। तो बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है? जो आंख से अंधा वो तीर कैसे चला लेगा, और चलाएगा तो सटीक किसे लग जाएगा बात सुनकर। तो ये बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बोले कि अगर ऐसा नहीं है तो एक बार क्या करो, चलो खुले मैदान में आओ और तुम किसी पे भी उसको निशाना लगवाना, क्या करेगा? वो लगा देगा, ठीक। बोला कि अगर ऐसा नहीं होता होगा तो तुम्हारे गर्दन हम उड़ा देंगे। तो ये तैयार हो गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार है। तो एक इसी में एक प्रसिद्ध दोहा है, ठीक, प्रसिद्ध दोहा। अब क्या दोहा था कि 4 बांस 24 गज, क्या था? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। अब इसका मतलब समझ में बताते हैं तो पहले लिख लेते हैं प्रसिद्ध दोहा का मतलब क्या है। अब एक प्रसिद्ध दोहा यहाँ पे बोला गया है, तो मतलब 4 बांस 24 गज, देख लेते हैं प्रसिद्ध दोहा और उसका मतलब समझते हैं। 4 बांस 24 गज, 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ठीक है। तो 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। देखो समझो, लिख लो। इसका कहने का मतलब है कि 4 बांस 24 गज, यानी वो एक लाइन बोला कि 4 बांस 24 गज की दूरी पर ऊपर की तरफ जो राजा कहाँ बैठता है, देखो प्रजा नीचे बैठती है और राजा का सिंहासन ऊपर रहता है। तो 4 बांस 24 गज, यानी 4 बांस की दूरी और 24 गज की दूरी पर जो सुल्तान है वो बैठा हुआ है। ता ऊपर सुल्तान है, मत चुंगो 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी हाथ में धनुष बाण क्या कर लो, ले लो। ता ऊपर सुल्तान है, जैसे बोले कि ता ऊपर यानी ऊपर की तरफ सुल्तान है, मत चुको चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान चुकना नहीं है। जैसे ये दोहा बोला, कौन? चंद्र बजाई कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, तैयार हो गए अपने धनुष बाण लेकर। उनको पता चल गया कि जो सुल्तान है 24 गज की दूरी पर, यानी 24, जो एक गज जो हम लोग चलते हैं 1 डेढ़, तो 1 गज, तो 24 गज की दूरी पर कौन था? सुल्तान बैठा हुआ था। तो 4 बांस 24 गज, ता ऊपर सुल्तान है, और उनको पता चल गया कि जो सुल्तान है, जो राजा है, कहाँ है? ऊपर बैठा हुआ सिंहासन पे। मत चूको चौहान, यानी कि अपना धनुष बाण का क्या करो, निशाना लगाओ और उसको मार दो।
तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है क्या किए, आंख से अंधे होने के बावजूद भी जो इनके दुश्मन थे उनको क्या किए, धनुष बाण से उसको क्या कर दिए, वहीं पे वध कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे वो मर गया, कौन, सुल्तान खत्म हो गया। ठीक, तो इसके बाद इनकी हालत भी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, और ये भी क्या हो गए, कुछ दिनों बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि इसमें थोड़ा बहुत चीजें हैं, अब इसमें अगर बात किया जाए कि ये पूरा नहीं है, इसको पूरा किसने किया था, तो कल्हण ने इसको पूरा किया था। ये थोड़ा क्वेश्चन एक याद कर लिख लेना लोग कि पृथ्वीराज रासु को पूरा नोट करके लिख लेना लोग। पृथ्वीराज रासु को पूरा जलहड़ ने किया था। उनके पुत्र, उनके पुत्र यानी पृथ्वीराज चौहान का पुत्र जलहड़, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसको पूरा किसने किया था, क्योंकि ये अधूरा कहानी लिखे थे चंद्रबरदाई। ठीक है, इनको कंप्लीट कौन किया था, तो चंद्रबरदाई के लड़के जलहड़ ने। ठीक है, तो दोस्त हो तो ऐसा होना चाहिए क्या, कि दोस्त अगर फंस जाए तो जहन्नुम में भी जाना पड़े तो जाए और उसकी मदद करे, ये ना कि एक पिटा रहा है तो देख कर क्या हो जाए, 9 2 11 हो जाए। तो ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। ठीक, दोस्त कम ही बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो बुरे वक्त में क्या करे, तुम्हारे साथ खड़े हो, ना कि पीछे हट जाए। हो गया ये, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक, तो ये पृथ्वीराज रासो खत्म हो गया है। एक लास्ट हम लोग को पढ़ना है परमाल रासो, उसके बाद रासो साहित्य खत्म हो जाएगा। लास्ट हेडिंग डाल दो परमाल रासो, परमाल रासो। ठीक है, इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी रासो साहित्य की। फिर ये याद कर आगे बढ़ेंगे नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य। अब रहने देते हैं आज के लिए।